गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इससे पूर्व हमने वीडियो में देखा था अध्याय 2 आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास। उसमें हमने देखा था कि हमें बौद्ध धर्म ग्रंथों से 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। वो 16 जनपद आपस में संघर्ष करते रहे और उसमें मगध जो था एक शक्तिशाली साम्राज्य यानी महाजनपद बन गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करी और उन्होंने बड़ा ही विस्तृत और विराट जो है बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। फिर उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने उनके साम्राज्य को इसी प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखा। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, जिन्होंने बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सन 269 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और भारतीय इतिहास का उनका जो समय काल रहा वो बड़ा ही स्वर्णिम काल कहा जाता है। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया, जो बड़ा ही भयानक युद्ध था, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग जो थे पशु और व्यक्ति कलिंग लाए गए बंदी बनाकर, और साथ ही साथ 1 लाख लोग जो थे हताहत हुए यानी युद्ध में मारे गए। इतने नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय जो था वो द्रवित हो गया और उन्होंने युद्ध के स्थान पर यानी दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय पर जोर दिया, यानी उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक का धम्म, उन्होंने अशोक का धम्म जो था वो स्थापित किया। नैतिक उत्थान हेतु दिए गए आचार विचार को अभिलेखों में इसे धम्म कहा गया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार। सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, यानी राजा जो धर्म मानता है इसी प्रकार उसने एक राजकीय धर्म घोषित किया ताकि प्रजा भी उस धर्म को अपना सके। उसके बाद धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। धर्म महापात्र की नियुक्ति इसलिए की ताकि राजकीय शासन कार्य में वो बौद्ध धर्म में कार्य कर सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके। उसके बाद धर्म यात्रा करी। सम्राट अशोक ने अपने मनोरंजन की यात्रा नहीं की, अपितु उसने धर्म यात्रा करी ताकि जितनी यात्रा के माध्यम से जितना वो लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। शिला एवं स्तंभों पर अंकित करवाना। शिलाओं पर एवं स्तंभों पर उसने बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी और उसका ज्ञान जो है उस पर अंकित करवाया। उसके पश्चात बौद्ध मठ एवं स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसके अंतर्गत बौद्ध मठ में बहुत भिक्षुक जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो रहे, और साथ ही साथ उसने स्तूपों का निर्माण कराया और उन पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान जो है वो अंकित करवाया। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार। वो स्वयं तो विदेशों में प्रचार किया है, साथ ही साथ उसने पुत्र एवं अपनी पुत्री को भी संघमित्रा और महेंद्र को भी विदेशों में भेजा। बर्मा, नेपाल आदि देशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के अभिलेख। अभिलेख क्या है इससे पूर्व मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अभिलेख जो है अशोक के 3 भागों में से बांटा गया है। पहला महाशिलालेख। शिलालेख समझते हैं सभी, बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी शिला। लघु शिलालेख यानी छोटे पत्थर, और स्तंभ लेख यानी स्तंभों पर एक पिलर्स जो होते हैं उनके ऊपर लेख। ये सभी जो लेख थे, अधिकांश अभिलेख जो थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और इसे पढ़ने का श्रेय जाता है 1838 में सर्वप्रथम जेम्स प्रेजेंट। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के बाद उतने योग्य नहीं रहे, अयोग्य रहे, इसलिए सन 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया। अगर हम शासन देखें तो मौर्य वंश का प्रशासन 3 भागों में, कई भागों में यानी कई इकाइयों में बटा हुआ था। केंद्रीय, प्रांतीय, नगर, ग्राम इकाइयों में बटा। आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में। अब हम पढ़ेंगे राजत्व के नवीन सिद्धांत। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलकम क्षेत्र में यानी दक्षिण के क्षेत्र में अगर हम चले तो चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्यों का उदय हुआ और इन्हें सरदारियों का नाम दिया गया। ये बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, यानी बहुत ही अधिक समय तक इन्होंने शासन किया। इस काल के राजा अपने आप को देवीय रूप समझते थे, यानी देवीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए वो क्या करते थे, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे और अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, यानी अपने आप को वो भगवान तुल्य मानते थे। अब हम चलते हैं देहात की ओर यानी ग्रामीण क्षेत्र की ओर। तो देहात की बदलती छवि क्या रही 6वीं शताब्दी में। ग्रामीण जो थे, ज्यादातर ग्रामीण जो थे वो कृषक थे। राजा उनसे ज्यादा से ज्यादा कर लेता था, इसलिए क्या हुआ, राजा और जो कृषक थे उनके आपसी तनाव जो संबंध थे वो आपसी
तनावपूर्ण रहे। कृषि में नए नए प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग शुरू हो गया, सिंचाई के कृत्रिम साधन यूज करने लगे लोग और कृषि में इस कारण कृषि में वृद्धि हुई। राजा जो थे धार्मिक संस्थानों को और ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे और उस दान को अग्रहार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नगर एवं व्यापार। अब चलते हैं नगरों की ओर। तो नगरों की क्या स्थिति थी 6वीं शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में विभिन्न नगरों का अस्तित्व सामने आया जिनका विकास प्रायः संचार मार्गों के किनारे हुआ, यानी संचार के जो साधन होते हैं उनके किनारे ही इनका जो है अस्तित्व सामने आया। जैसे पाटलिपुत्र नदी किनारे हुआ, उज्जैन सड़क मार्ग पर हुआ, कुहाड़ जो था वो समुद्र तट के किनारे हुआ। इसलिए व्यापारिक मार्गों की सुलभता के कारण इसके फलस्वरूप क्या हुआ, विदेशी व्यापार जो था यानी विदेशों से व्यापार जो था वो उन्नत अवस्था में आ गया और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में आया तो व्यापारी वर्ग जो था उनकी उन्नति हुई, उनकी स्थिति अच्छी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।